हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आज नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा बहु आवेशों के कारण, या कहेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का अपना टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, कल अपन ने बिंदु आवेश के कारण यानी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, उसका डेरिवेशन किया था, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज एक निकाय लेंगे, या अपन यूं कहें कि बहुत सारे आवेश लिए जाएंगे, अनंत आवेश, जिसके कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। समझ में आ गई बात तुम्हारे? अब देखो, मान लिया जाए मेरे पास कोई निकाय है। क्या है? निकाय। ठीक है। अब इस निकाय में Q1, Q2, Q3, Q2, Q3, Q4 और Qn आवेश। क्या लिया है मैंने? Q1, Q2, Q3, Q4, Qn आवेश लिया है। ठीक है। और इसके अंदर एक बिंदु लूंगा मैं P बिंदु लिया है मैंने। इस P बिंदु पर मेरे को इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहां या अपने को Q नोट भी की आवश्यकता नहीं है। बिंदु के कारण तो विद्युत क्षेत्र पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो उसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु P पर Q1 से बिंदु P पर इसका स्थिति सदिश इसकी करें वो R1 है, Q2 से R2 है, Q3 से R3, Q4 से R4 और Qn से Rn। ठीक है। माना अपन क्या लिखेंगे? माना निकाय में Q1, Q2, Q3 Qn आवेश उपस्थित हैं। क्या है? उपस्थित हैं, जिनके बिंदु P से स्थिति R1, R2, R3, R4 Rn हो तो क्या निकाय में Q1, Q2, Q3, Q4, Qn आवेश। देखो, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn है ना। Q1 से R1, Q2 से R2, Q3 से R3, Q4 से R4, Qn से Rn पर बिंदु P की स्थिति है। ठीक है, या स्थिति सदिश इसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। कैसी है? सदिश राशि। इसलिए परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा भी अपने को बतानी होती है। माना या अपन बात करें Q1 के कारण आवेश, Q1 के कारण आवेश, Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं, ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो Q1 के लिए है तो E1 अपन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? E1। ठीक है, E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? R कैप 1। इक्वेशन नंबर इसको दे दिया जाए 1। क्या दे दिया जाए? इसको दे दिया जाए। देखो, ये Q1 के कारण बिंदु P पर, किसके कारण? आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R कैप 1। R1 केप जो है, R1 केप अपन ने कल पढ़ा था, क्या है? एकांक सदिश, जो कि इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। किसकी दिशा को? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आवेश के कारण, Q2 के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात कर रहे हैं, किसके कारण? तो इसको अपन E2 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 R कैप 2 R2 स्क्वायर R कैप 2। इक्वेशन नंबर दे दी जाएगी इसको सेकेंड, यानी वेक्टर E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R कैप 2। ये किसके कारण है? आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करेंगे किसके कारण? Q3 के कारण। किसके कारण? आवेश Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करें तो Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगी? इसको अपन लिखेंगे E3। क्या लिखेंगे? वेक्टर E3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R के 3। इक्वेशन नंबर दे दी जाएगी 3। इक्वेशन नंबर क्या दे दी जाएगी? 3 दे दी जाएगी। समझ में आ गई बात? सबसे पहले Q1 के कारण बिंदु P पर E1 आया, E1 की वैल्यू लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R कैप 1। इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट। इसी प्रकार Q2 के कारण अपन ने लिखा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R कैप 2। यहाँ कैप 2 चल रहा है, कैप 1 चल रहा है, कैप 3 चल रहा है, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको इक्वेशन नंबर दे दी अपन ने थर्ड। इसी प्रकार आवेश Q3 के कारण, Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? E3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R कैप 3। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, इसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं किसकी? Qn की। इसी प्रकार Qn के कारण, किसके कारण? Qn आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? इसको लिखेंगे वेक्टर En इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n अपॉन का स्क्वायर R के n। इक्वेशन नंबर दे दी जाएगी इसको 4। क्या दे दी जाएगी? 4।
अब आगे अपन करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। किससे करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन लिखते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 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 ठीक है, उसको लिखेंगे वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर En। क्या लिखेंगे? वेक्टर En लिखा जाएगा, ठीक है। अब इनमें इन सब की वैल्यू पुटअप कर दें, क्योंकि अपन ने अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ा था कि अलग अलग आवेशों के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग उनके परिणामी बल के बराबर होता है या कुल बल के बराबर होता है। तो अलग अलग आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग उसके परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वेक्टर E। वेक्टर E इक्वल टू E1। E1 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R के 1। मैं ये वैल्यू कहाँ पुट करूंगा? इसको इक्वेशन नंबर अपन दे देते हैं 5। 4 नंबर इक्वेशन अपन ने दिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर अपन देते हैं कितनी? 5 नंबर, ठीक है। 5 में इन चारों की वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपन यहां लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से वेक्टर E इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 1 E1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R के 1, ठीक है, प्लस E1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ठीक है। E1 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R के 1 प्लस इसी प्रकार किसकी करेंगे? E2 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। E2 की वैल्यू पुट करेंगे। E2 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R के 2 प्लस आगे किसकी करेंगे? E3 की। E3 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R के 3 प्लस डॉट 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 प्लस करके अपन किसकी वैल्यू कर देंगे पुट? En की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। En की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर R के n, ठीक है। इस प्रकार से अपन इनकी सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसके बाद में देखो अपने पास एक नई इक्वेशन बन गई, ठीक है, जिसमें अपने पास देखो एक चीज कॉमन आ रही है। क्या आ रही है? 1/4πε0 पूरी इक्वेशन के सभी पार्टों से कॉमन आ रहा है। यहाँ भी 1/4πε0 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो सभी पार्टों से 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, तो इसको अपन क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इक्वेशन से बाहर कॉमन ले लिया जाएगा। तो वेक्टर E इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 से को मैंने कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचेगा? Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R के 1 प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R के 2 प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R के 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4πε0 सॉरी, इसमें 1/4πε0 तो अपन क्या ले लिया? कॉमन ले लिया ना, तो अपने पास क्या बचेगा?
ओनली क्यू एन अपॉन आर एन का स्क्वायर आर केप एन बचेगा, ठीक है ना, यही तो बचेगा ना। अब देखो इसको अपन किसके रूप में लिख देंगे, समेशन के रूप में लिख दिया जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन में क्या चल रहा है, एक 1 2 3 नंबर सिस्टम चल रहा है, तो इसको अपन समेशन के रूप में इसका टोटल करके लिख देंगे। टोटल करके लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, समेशन I इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक लिखना है, n तक, कहां से लिखना है, वेक्टर ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या था, कॉमन था, और यहां लिखेंगे समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक, और इसको लिखेंगे क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर आर के आई के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब देखो एक बार पूरे डेरिवेशन को आप देख सकते हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। फिर से मैं आपको बता देता हूं पूरे डेरिवेशन के बारे में एक बार। सबसे पहले अपन ने क्या लिया है, बहुत सारे आवेश लिए हैं, यानी 2 या 2 से अधिक आवेश लिए हैं, या एक आवेशों का निकाय लिया है, ठीक है। इस निकाय के द्वारा अपन किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। किसकी गणना कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो यहां देखो लिया कि Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित हैं। कितने आवेश उपस्थित हैं, इन के कारण बिंदु P से इनकी स्थिति सदिश है, स्थिति है R1 R2 R3 R4 Rn, या अपन ये कहें कि Q1 से बिंदु P R1 दूरी पे है, Q2 से R2 दूरी पे है, Q3 से R3 दूरी पे है, और Q4 R4 दूरी पे है, Qn से Rn दूरी पर बिंदु P स्थित है। समझ में आ गई बात। अब देखो अपन बात कर रहे हैं Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q1 के कारण E1 हो जाएगा। तो E1 को अपन लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी, R के 1, और इसको नंबर दे दिया अपन ने 1, कितना दे दिया, 1 नंबर। आगे अपन बात करें आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R के 2, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने 2। ये बात क्लियर है। आगे अपन बात कर रहे हैं आवेश Q3 के कारण, आवेश Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R के 3, इक्वेशन नंबर इसको दे दी जाएगी 3। इसी प्रकार Q1 के कारण, किसके कारण, Q1 के कारण बिंदु P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, Q1 P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन लिखेंगे वेक्टर En से। किससे लिखेंगे, वेक्टर En से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा, En से। तो En इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn का स्क्वायर R के n, और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। कितनी दे देंगे, 4 नंबर इक्वेशन। आगे अपन बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से इन सभी का सदिश योग करने के लिए अध्यारोपण का प्रयोग किया जाता है, या अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ अपन लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 वेक्टर En, यानी सभी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो यहाँ समीकरण 1 2 3 और 4 से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं समीकरण 5 में।
किसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, समीकरण 5 में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास एक नई इक्वेशन बनेगी, और वो नई इक्वेशन क्या है, वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1² R⁻1 E1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है। इसके बाद में E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q2/R2² R⁻2 प्लस Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E3 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है 1/4πε0 Q3/R3² R⁻3 प्लस डॉट 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 अपन Qn की वैल्यू पुट करेंगे, Qn की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 Qn/Rn² R⁻n। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद में अपने पास एक लंबी इक्वेशन बनेगी जिससे प्रत्येक स्टेप से 1/4πε0 अपने को कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बाहर ले लेंगे इक्वेशन से कॉमन, 1/4πε0 कॉमन लेंगे तो अपने पास इक्वेशन जो बनेगी वो है Q1/R1² R⁻1 प्लस Q2/R2² R⁻2 प्लस Q3/R3 का स्क्वायर R⁻3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn² R⁻n। ठीक है, यहां इस इक्वेशन को अपन किसके रूप में, टोटल यानी समेशन के रूप में लिख सकते हैं। समेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0। अब देखो यहाँ Q1 से लेकर के n तक के आवेश के कारण क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। मैं I इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 1 से, कहां से, I इक्वल टू 1 से कहां तक, n तक, कहां तक, n तक। यहाँ यदि इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे I की वैल्यू तो फर्स्ट स्टेप आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे 1 की जगह तो दूसरी स्टेप आएगी, 3 पुट करेंगे तो तीसरी आ जाएगी, 4 करेंगे तो चौथी स्टेप आ जाएगी, 5 ऐसे करते करते n पुट करेंगे तो n के कारण क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाएगा। इस प्रकार अपन लिखेंगे E इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इक्वल टू 1 से n तक QI/RI² R⁻I, है ना। इस प्रकार से बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, या ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक अभिप्राय। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक अभिप्राय क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं कि किसी आवेशों के चारों ओर, किन्हीं आवेशों के चारों ओर के दिक् स्थान पर, कहां पर, दिक् स्थान पर रखे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यह बताती है कि उस बिंदु पर एकांक धनावेश को लाया जाए तो है बिंदु आवेश एक बल अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिप्राय। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिप्राय। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिप्राय यह है, सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट अपन जान लेते हैं कि आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के चारों ओर के दिक् स्थान पर, आवेशों के चारों ओर के दिक् स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यह बताती है कि वहां एकांक परीक्षण धनावेश लाया जाए तो वह एक बल का अनुभव करता है। वह कितना बल अनुभव करेगा उसके बारे में अपन जानते हैं। तो मान लिया जाए मेरे पास कोई चार्ज है और इसके चारों ओर दिक् स्थान, ठीक है, वहां पे अपन एकांक परीक्षण धनावेश अपन लेके आए, ठीक है, क्या लेके आए,
एकांक परीक्षण धनावेश, तो वहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताएगा कि यह कितना बल अनुभव कर रहा है। क्या बताएगा कि यह कितना बल अनुभव कर रहा है, या अपन कहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है जिसका परिमाण व दिशा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। यानी भौतिक अभिप्राय आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपन विद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय की अपन बात करें तो अपन यूं कहेंगे कि यदि किसी आवेश के चारों ओर के दिक् स्थान पर यदि एकांक परीक्षण धनावेश को लाया जाए तो वहां वह कितना बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यह बताती है कि वह कितना अनुभव करता है। अर्थात यहां अपन यूं कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है जिसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्राप्त होता है। क्लियर है ये बात। इसके बाद में अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। किसकी बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करेंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, उसे अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। जस्ट उसी प्रकार क्षेत्र रेखाओं की बात करें, यदि किसी क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश या एकांक धनावेश को लाने पर वह जिस पथ का अनुसरण करता है, ठीक है, उस पथ को ही अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, एक बार फिर से डेफिनेशन सुनना कि विद्युत क्षेत्र में धनावेश को रखने पर वह जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है ये बात। अब बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि क्षेत्र में धनावेश, एकांक धनावेश को रखने पर, एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस पथ का अनुसरण करे, जिस पथ का अनुसरण करें वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं, क्षेत्र रेखाओं के गुण। गुणों में नंबर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्रों के रूप में होती है। कैसे होती है, खुले वक्रों के रूप में। पहली चीज, जो धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। नंबर फर्स्ट इसका गुण है, यह खुले वक्रों के रूप में, खुले वक्रों के रूप में होती है। जो कहां से निकलती है, धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। कहां से निकलती है, धनावेश से। ठीक है, धनावेश से निकल के ऋणावेश में क्या हो जाती है, समाप्त। क्लियर है। दूसरा, अपन ये कहें कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कोई भी क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, और क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वो उसके
डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यानी दोबारा सुनना, दूसरा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? क्षेत्र की दिशा को। किसको? क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरी चीज अपन यूं कहें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी तीसरा अपन गुण लें तो अपन यूं कहेंगे कि क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं करती है। अब प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, उसका रीजन ये है क्योंकि जिस स्थान पे या जिस जगह वो प्रतिच्छेद करती है वहां विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं निरूपित हो जाती है। कितनी दिशाएं? दो दिशाएं, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं क्या नहीं है? संभव नहीं है। या अपन यूं कहें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से चलती है और जहां जाकर समाप्त होती है वो उसके पृष्ठ के लंबवत होती है। हमेशा कैसी होती है? पृष्ठ के लंबवत। यानी जिस पृष्ठ से निकलेगी उस पृष्ठ के लंबवत निकलेगी और जिस पृष्ठ में प्रवेश करेगी वो पृष्ठ भी कैसा होगा? क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होगा। ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान दूरी व समानांतर होती है। जैसे विद्युत क्षेत्र एक समान है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान दूरी या एक दूसरे की होती है, समानांतर। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन बात करें इनके एग्जाम्पलों की, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उदाहरण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उदाहरणों की अपन बात करें तो अपन यूं कहेंगे, सबसे पहला उदाहरण विलगित आवेशों के लिए। किसके लिए? विलगित आवेशों के लिए। विलगित आवेशों के लिए अपन क्या एग्जाम्पल देंगे? विलगित आवेशों के लिए, विलगित आवेशों के लिए लें तो जैसे धनावेश है, क्या है? धनावेश। तो अपन ने कहा कि धनावेश से हमेशा निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। विलगित का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर आवेश, कोई धनावेश ले लें या ऋणावेश। तो धनावेश लिए तो धनावेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। कैसे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। बात करें ऋणावेश की, किसकी बात करें? ऋणावेश की। तो ऋणावेश अपन लें तो ऋणावेश में हमेशा क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। ये बात क्लियर हो गई थी अपन स्टार्टिंग में ही कि हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। अर्थात प्लस से निकलेगी और माइनस में प्रवेश करेगी। इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण लें? विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव की अपन बात करें तो वहां दो आवेश लेंगे। कितने आवेश लेंगे? दूसरा, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र रेखाएं। तो जैसे मेरे पास एक धनावेश है, दूसरा ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश है? धनावेश और ऋणावेश। अपन धनावेश से हमेशा क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो धनावेश से निकलेगी वो कहाँ प्रवेश करेगी? ऋणावेश में प्रवेश करेगी। कहाँ प्रवेश करेगी? ऋणावेश में प्रवेश करेगी। तो इस प्रकार से इसको अपन द्विध्रुव के बारे में अपन समझ सकते हैं कि जो क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल रही है वो किस में प्रवेश कर रही है? ऋणावेश में प्रवेश कर रही है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। क्लियर है ये बात?
और हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस से निकलती है या जिस पृष्ठ में प्रवेश करती है वो हमेशा पृष्ठ की कैसी होती है, लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत। यहां से निकल रही है। अब देखो एरो का चिन्ह अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है कि धनावेश से ये सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, और ऋणावेश अपने को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एरो इसके अंदर प्रवेश कर रही है। इसके बाद में अपन बात करें समान प्रकृति के दो आवेशों के कारण। समान प्रकृति के दो आवेश अपने पास हो, तीसरा बिंदु है इसका, समान प्रकृति के दो आवेशों के कारण। समान प्रकृति के जैसे मैंने दोनों कैसे ले लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए। कैसे ले लिए, दोनों प्लस आवेश ले लिए। ठीक है, तो दोनों प्लस आवेश होंगे तो ये यहां से भी निकलेगी और यहां से भी निकलेगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखाया जाएगा। यहां से ये निकल रही है और यहां से भी ये निकल रही है, क्योंकि मैंने धनावेश लिया है तो धनावेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। लेकिन ये परस्पर टकराती नहीं है, काटती नहीं है, क्योंकि ये प्रतिकर्षण के कारण। समावेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो यहाँ से ये दूर दूर चली जाएगी। क्या चली जाएगी, दूर दूर। और यहाँ जो बीच में जगह मिलेगी वो बिंदु होगा उदासीन बिंदु। कौन सा बिंदु होगा, उदासीन बिंदु। अब उदासीन बिंदु की अपन बात करें तो उदासीन बिंदु किसे कहेंगे, कि वह बिंदु जहां विद्युत तीव्रता का मान शून्य हो, या जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उपलब्ध नहीं हो, जहां विद्युत क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो, उदासीन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।